जब से मोदी सरकार सत्ता में आई तब से पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत 2 बार सिर्फ इसलिए रद्द हुई क्योंकि बातचीत से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात का इरादा जताया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों बार बेहद कड़े लहजे में पाकिस्तान को बताया था कि दोनों देशों की बातचीत में कश्मीर के अलगाववादियों के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अब विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि हुर्रियत वाले भी देश के नागरिक हैं, इसलिए वो भारत में किसी भी देश के नुमाइंदे से मुलाकात कर सकते हैं। जनरल वीके सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि हुर्रियत के नेताओं की पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मुलाकात के बारे में सरकार को पता है। तथाकथित कश्मीरी नेता भारत के नागरिक की हैसियत से किसी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत का मसला है तो उसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी हैं। सर, एक रिटर्न रिप्लाई जो आपने दिया है उसमें कहा है कि हिंदुस्तान को कोई एतराज नहीं है अगर पाकिस्तान के लोग यहां से हुर्रियत से बात करते हैं। रिप्लाई कहता है हमको पता है कि हुर्रियत के लोग मिलते हैं, पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। जो सो कॉल्ड कश्मीरी लीडर्स हैं, ठीक है, वो भी हिंदुस्तानी है। कोई भी हिंदुस्तानी सब हिंदुस्तानियों की तरह किसी से भी बात कर सकता है, हमें कोई नहीं है। लेकिन जहां तक द्विपक्षीय वार्ता का मतलब है उसके अंदर सब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बात करेंगे, इसमें हुर्रियत का कोई वो नहीं। सर, एक सवाल और है, सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल्स की जो टॉक्स थी पिछली बार वो इसलिए कैंसिल हुई थी क्योंकि पाकिस्तान कैंसिल हुई थी कि जो उच्चायुक्त थे वो हुर्रियत के पास जा रहे थे कहने के लिए कि हम इनको लेकर बातचीत में लाएंगे। लेकिन अब आप चाहते हैं बातचीत हो, कोई एतराज नहीं है आपको? किस चीज का? अगर वो आते हैं पाकिस्तान की पक्षीय बातचीत है और कोई चीज नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये बिल्कुल ये नई बात उभर कर सामने आई है। अगर अलगाववादी लोगों से बात, उनके लीडर से बात करनी होती तो पहले भी ये होता रहा था। पहले भी इसी के लिए, इसी पे तो रोक चाहते थे कि भाई अगर अलगाववादियों से बात करके अगर उस मसले को हल करना संभव हो सकता है तो ये बात कहीं की किधर के किधर जा सकती थी। ये हमारी नीति में जो बदलाव है उसके ऊपर जरूर सरकार उसके ऊपर विचार परामर्श करके इसमें सुधार लाएगी। ये तो हमने पहले दिन से कहा, जब इन्होंने बातचीत का सिलसिला तोड़ा था हुर्रियत की मुलाकात के ऊपर, हमने उसी दिन कहा था आप गलत कर रहे हो। शुक्र है उन्होंने अपनी गलती का एहतराम किया है। गलती मानी है सरकार ने, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन क्या है वाकई सरकार का यू टर्न है? आज की बड़ी बहस में क्या सवाल है? पहला ये कि भारत सरकार को हुर्रियत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर ऐतराज क्यों नहीं है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत से पहले हुर्रियत को पाक हाई कमिश्नर से मिलने की छूट होगी? क्या कश्मीर के अलगाववादियों के सामने ये सरकार का यू टर्न नहीं है? क्या हुर्रियत नेताओं और पाक हाई कमिश्नर की मुलाकात के विरोध में बातचीत रद्द करना गलत था? क्या पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच के लिए ISI को बुलाना ठीक था? और पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति में बार बार बदलाव क्यों हो रहा है? ये यू टर्न वाली हालात है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब, अमित रैना मेंबर है रूट्स इन कश्मीर के, और अरुण जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट है, रेसिडेंट एडिटर हैं द ट्रिब्यून के जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सरकार ने काफी हद तक टोन डाउन कर लिया है। 2 बार आपने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स बंद की और सुषमा जी के शब्द बताता हूं, 22 अगस्त 2015 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ साफ कहा था ये पाकिस्तान को तय करना है कि उसे हुर्रियत से बात करनी है या फिर भारत के साथ। अब क्या बदल गया? रवैया वही है, न कोई यू टर्न है, न कोई राइट टर्न है, न कोई लेफ्ट टर्न है। सीधी सी बात है कि हुर्रियत जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर संपूर्ण भारत का अंग है। वहां के लोग जो हैं भारत के नागरिक हैं, वो किसी भी देश के उच्चायुक्त से मिलने के लिए स्वतंत्र हैं भारत के नागरिक के तौर पर। जहां तक बात रही कश्मीर में अलगाववादियों के रूप में पाकिस्तान से बात की, तो भारत उसमें बहुत स्पष्ट है कि आप चाहे शिमला समझौता हो, चाहे लाहौर डिक्लेरेशन हो, भारत और पाकिस्तान से सीधी द्विपक्षीय वार्ता होगी, तीसरा कोई पक्ष नहीं होगा।
हुर्रियत भारत और पाकिस्तान, किसी ने नहीं कहा था त्रिपक्षीय वार्ता हो, पाकिस्तान तक नहीं कहता त्रिपक्षीय वार्ता हो। प्रेम शुक्ला जी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये नागरिकता 22 अगस्त 2015 से पहले भी हुर्रियत वालों को थी, कि 22 अगस्त 2015 के बाद एकाएक ये डिस्कवर हुआ कि हुर्रियत वाले भारत के नागरिक हैं? नहीं, उसमें कोई नई डिस्कवरी नहीं है। ये बहुत साफ सी बात है कि हुर्रियत यदि कश्मीर के अलगाववाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करके तीसरा पक्ष बनना चाहेगा तो भारत उसे अस्वीकार करेगा। एक नागरिक के तौर पर किसी विदेशी दूतावास के उच्चायुक्त से मिलने का उसका अधिकार है, किंतु पाकिस्तान के अलगाववाद से प्रेरित होकर कश्मीर में तीसरे पक्ष के रूप में, तो आप क्या लगता है मेरी और आपकी बात से प्रेरित हो गया? पहले भी अस्वीकार था, आज भी अस्वीकार है, भविष्य में भी अस्वीकार रहेगा। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात बता दीजिए, इसका मतलब अगर फॉरेन सेक्रेटरी की बातचीत होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्ट्रक्चर्ड बातचीत शुरू होती है, उससे पहले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर श्रीनगर में हुर्रियत के नेताओं से मिलते हैं या दिल्ली में हुर्रियत के नेताओं से मिलते हैं, तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग से? हाँ या ना बता दीजिए मुझे। नहीं, निश्चित तौर पर प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर आपने वीके सिंह जी ने क्या लिखा? आपको वीके सिंह जी का बयान सुना देता हूं। क्या अलग से वो मिलते हैं तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी? अगर नहीं प्रॉब्लम होगी तो वीके सिंह साहब ने ये पार्लियामेंट में क्यों कहा? नहीं, उन्होंने वीके सिंह ने ये जवाब दिया है, जनरल वीके सिंह जी का बहुत साफ सा जवाब है। क्या भारत हुर्रियत के लोग जो है उच्चायुक्त के कार्यक्रम में पाकिस्तान के गए थे? बात है, हाँ गए थे। क्या वो जा सकते हैं? अन्य नागरिकों की तरह वो भी जा सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो अगर ये प्रयास करेगी कि अलगाववाद के मुद्दे पर, कश्मीर को अलग करने के मुद्दे पर, पाकिस्तान से समर्थन लेने के मुद्दे पर और भारत पाक वार्ता के मध्य सबसे पहले उससे मिलने का यदि पाकिस्तान प्रयास करेगा तो भारत। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, हुर्रियत का एजेंडा क्या है? हुर्रियत का मकसद क्या है? वो क्यों पाकिस्तानियों से मिलते हैं? शादी ब्याह तो उनके अपने आप हो जाते हैं, भारत सरकार वीजा भी दे देती है उनको जाने का। नेता अलगाववादी के रोटी बेटी के संबंध तो उनके हैं। अगर वो पाकिस्तान के नेताओं से मिलते हैं, हाई कमिश्नर से मिलते हैं, तो अलगाववाद और कश्मीर के पृथकतावाद की बात करने के लिए मिलते हैं, और किसी के लिए नहीं मिलते, खुशफहमी के लिए नहीं मिलते, ताल्लुकात बढ़ाने के लिए नहीं मिलते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, पाकिस्तान डे में अगर वो शामिल होना चाहें जैसे अन्य नागरिक, पाकिस्तान डे की बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा। किंतु यदि मैं आपको फैक्ट करवा देता हूं, आप जहां भी बैठे आप पढ़ भारत के खिलाफ एजेंडा लेकर अगर वो बैठते हैं तो अस्वीकार्य है। अच्छा, पाकिस्तान और भारत की बातचीत होने वाली है, उसके पहले उसके बाद में अगर वो पाकिस्तान के नेताओं से मिलते हैं तो आपको दिक्कत है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलते हैं तो आपको दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो फिर ये जवाब क्या है? सही है या झूठ है? ये तो साफ शब्दों में कहा गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जनरल वीके सिंह जी ने आज भी आपके जब पत्रकार ने पूछा है, जो आप बाइट दिखा रहे थे, उसमें भी ये साफ शब्दों में कहा गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यदि स्वयं को पार्टी के रूप में, कश्मीर के जनता की प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को वार्ता में शामिल करना चाहेगी तो अस्वीकार्य है। कश्मीर में हमारे निर्वाचित लोग हैं और निर्वाचित लोग भी कभी जो इस वार्ता में शामिल नहीं होते, तो जिनको सरकार का कोई, जो जनता कोई जनादेश ही नहीं है, वो इसमें किसी प्रकार के फैक्टर है, ये भारत अस्वीकार करती है और ये स्टैंड है। भीम अफजल साहब, थोड़ा आप ही इनको मतलब रोशनी दे दीजिए कि प्रेम शुक्ला जी खुद कंफ्यूज हैं, हमें कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। मैं जरा भी कंफ्यूज नहीं हूं भाई साहब, बहुत साफ शब्दों में कोई कंफ्यूज ना हो ये। अच्छा, मुझे पता है कि प्रेम शुक्ला जी हिंदी और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, इसमें आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते मेरे साथ। हुर्रियत कब मिले इस पे आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन इस पे डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ एक बात का तर्जुमा चाहता हूं आपसे। Since the entire Jammu and Kashmir is an integral part of Union of India and these so-called Kashmiri leaders are Indian citizens, there is no bar on their meeting with representatives of any country in India. इसका क्या मतलब हुआ? तो वही बहुत साफ शब्दों में यही कहा जा रहा है कि आप दुनिया के किसी भी, अमेरिका के दूतावास में उनके अधिकारियों से मिलना चाहे मिल सकते हैं, जर्मनी के दूतावास के अधिकारियों से मिलना चाहे मिल सकते हैं, पाकिस्तान से भी हमारे वैदेशिक संबंध हैं उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आप एजेंडा लेकर कि पाकिस्तान के समर्थन से
कश्मीर को अलग करने का एजेंडा उनसे प्रायोजन प्राप्त करने के लिए मिलना चाहेंगे तो भारत के किसी नागरिक को अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा? अनुमति नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस मकसद से मिल रहे हैं उनसे? कोई थर्मामीटर है सर पता करने का? मतलब आप कह रहे हैं कि ब्लैकआउट लग जाएगा ना, जैसे बाहर आके खुद ही बयान देते हैं वो, देखिए कैसे पता लगेगा? वो तो बाद में बयान देंगे ना, पहले कैसे पता लगेगा? आईपीसी में प्रोसिक्यूशन भी है ना। जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, कृपा करके समझ लीजिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को कश्मीर के पाकिस्तान के लोगों से मिलने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्होंने प्रायोजन लिया तो उनको इन्वेस्टिगेट किया, प्रोसिक्यूट किया। प्रेम जी, ये भी तो इतिहास 2014 में, इसको क्यों 2014 अगस्त में आपने हुर्रियत से बातचीत, पाकिस्तान ने हुर्रियत से बातचीत करी, आपने विदेश सचिव की बैठक रद्द कर दी। मैं जानना चाहूंगा 2014 से 2016 में ऐसा क्या बदल गया? आगे भविष्य में भी रद्द हो जाएगी, ऐसा करेंगे? नहीं। अच्छा, ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि अगर हुर्रियत ने कश्मीर के अलगाववाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करी तो कंपोजिट डायलॉग की प्रोसेस रद्द हो जाएगी। मैं प्रेम शुक्ला, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी के हवाले से क्या खबर चला दूं? ये बहुत साफ स्टैंड है, ये बहुत साफ स्टैंड है। जनरल वीके सिंह के स्टेटमेंट में भी आप इसी बात का बिंब पाएंगे। मैं जो कह रहा हूं बिंब नहीं सर, बिंब नहीं, फॉरेन पॉलिसी बिंब नहीं करती है। विदेश मंत्रालय ने संसद में जनरल वीके सिंह ने कहा, फॉरेन पॉलिसी में आपके इस तरह के एडिटोरियल नहीं लिखे जाते हैं, वहां कॉमा और फुल स्टॉप के भी महत्व होता है, नहीं चलता है वहां पे। जो फॉरेन पॉलिसी का जो अर्थ है वो मैं जो है वो साफ तौर पर बता रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी का जो अर्थ मेरी समझ में आ रहा है, जो बयान है उसका जो मेरे समझ में जनता को कुछ अलग समझ आ रहा है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं। रश्मि खैर जी को अलग समझ आ रहा है, मीम अफजल साहब को अलग समझ आ रहा है, मुझे अलग समझ आ रहा है, राहुल जलाली को अलग समझ आ रहा है, अरुण जोशी जी को अलग समझ आ रहा है, और मैं समझा रहा हूं। मीम अफजल साहब, अच्छा मुझे बताइए कि कौन सा थर्मामीटर है जो ये पता लगाएगा कि कश्मीर के नेता 12:10 पे अगर हुर्रियत के नेता जो हैं वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलेंगे तो वो अलगाववाद पे बात करेंगे और 12:13 पे मिलेंगे तो वो अलगाववाद पर बात नहीं करेंगे? कोई थर्मामीटर बना है देश में? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि आज प्रेम शुक्ला जी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये बात तो सही बोली आपने। उनकी पुरानी पार्टी का स्टैंड अभी आपने दिखाया क्या है। उनका पुराना जो स्टैंड हमेशा रहता था, उन्होंने बड़े एडिटोरियल्स लिखे हैं इस इशू को लेकर के और काफी कुछ लिखा है। आज पार्टी के साथ साथ उनकी शायद सोच भी बदल गई है और मैं देख रहा हूं कि आज वो बहुत अच्छा बोलने के बावजूद इतनी बुरी तरह गिर गए हैं कि उनके पास सफाई पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सुबह से शाम तक आप पावर में आने से पहले पाकिस्तान को गाली भी देते थे, हुर्रियत को भी गाली देते थे, पाकिस्तान से रिश्तों को भी। मोदी जी का कोटेशन है, एक बड़े जर्नलिस्ट जो देश के बड़े जर्नलिस्टों में है और बहुत मशहूर उनका एक शो है, उसके अंदर मोदी जी से उन्होंने बातचीत की थी। बड़े गुस्से में आके मोदी जी ने कहा ये क्या चिट्ठी विट्ठी लिखते रहते हैं, पाकिस्तान की चिट्ठी विट्ठी बंद होनी चाहिए और सीधा पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। ये पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है पठानकोट होने के बाद और उधमपुर होने के बाद। आपको पता है कि उधमपुर के बाद हमने एक आतंकवादी को पकड़ा था, बड़ा शोर मचा, बड़ी पब्लिसिटी हुई। आज हमें नहीं मालूम वो आतंकवादी है कहां, उसका कौन सा बयान है, कौन सी अदालत में वो पेश हुआ। उसके बाद आपने देखा पठानकोट हो गया और पठानकोट के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी पाकिस्तान में हुई तो हम गदगद करने लगे कि साहब हमारे दबाव में आकर के पाकिस्तान ने जो है जबरदस्त एक्शन लिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद एक ज्वाइंट कमेटी बना दी। उस ज्वाइंट कमेटी में कौन आया बताने की जरूरत नहीं है, आईएसआई का नुमाइंदा यहां आया। पहली बार आपने रिकॉग्नाइज किया आईएसआई को और ये कह दिया जिसको हम पिछले बरसों से कहते आए हैं कि आईएसआई इस देश के अंदर दहशतगर्दी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उसी का नुमाइंदा एक अफसर बनकर के यहां पर आता है और हमारे यहां बाकायदा मुआयना करके चला जाता है और उस वक्त भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। और उनके जाने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जाने वाली थी, वो नहीं जा रही। लेकिन ऐसा क्या बदल गया कि जनरल वीके सिंह को पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देना पड़ा? कुछ नहीं बदला है। बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इनकी समझ से बाहर है। पाकिस्तान के ऊपर आज जो ये कुछ कह रहे हैं, मुझे बताइए आप कि कांग्रेस के जमाने में हुर्रियत के ताल्लुक से यही स्टैंड होता था जो आज आपने लिया है।
तो आप रोज हमको गाली देते थे। आप कहते हैं आप आतंकवादियों से बात कर रहे हो, अलैदगी पसंदों से बात कर रहे हो। नहीं अफजल जी, हमारा सिर्फ ये कहना है, क्षमा चाहूंगा, आप लोग सोच करके कोई डिसीजन ले। मैं एक सेकंड लूंगा आपसे। बदला है जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी की सरकार जी, और शायद की बात हो जाए तो मुझे अवसर दीजिएगा। और शायद उसी चक्कर में इतना नरम आ रहा हूं, वही आ रहा हूं हुर्रियत की तरफ से। तो वाला मैं वही आ रहा था, जो मैं अभी आ ही रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि ऐसा जो कुछ बदला है ना, वो इसलिए बदला है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, तो उसको एहसास होता है कि उससे भी ऊंची कुछ चीजें होती हैं। अब कश्मीर के अंदर जाकर के आप रूल करेंगे, महबूबा जी के साथ वहां कश्मीर को चलाने की बात भी करेंगे, तो फिर आपको हुर्रियत से वो हुर्रियत जो आपको एकदम विलन नजर आता था, अब वो देश के लोग नजर आने लगे। कल एक बहस हो रही थी, उसके अंदर कोई पूछ रहा था, हुर्रियत के बहुत सारे लीडर तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी है ही नहीं, पासपोर्ट तो हमारा लेते हैं, वो दुनिया में जाते हैं, उसकी सैर भी करते हैं हमारे पासपोर्ट पर, और हिंदुस्तान के अंदर रह करके यही का खाना भी खाते हैं, यही का पीना भी है, और उसके बाद कहते हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन हमारी सरकार पहली बार बोल रही कि नहीं भाई वो तो हिंदुस्तानी है। मुझे खुशी है कि आप उन्हें हिंदुस्तानी कह रहे हो, और उसके बाद आप ये कहते हो। मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि हुर्रियत के लीडर आम हालात में बात कर सकते हैं। क्या आप किसी और हिंदुस्तानी को इसकी इजाजत दे सकते हैं कि वो अलैदगी पसंद तहरीक चलाए पंजाब के अंदर या किसी और देश के हिस्से में, और वो जाकर किसी गैर मुल्की लीडरों से मिले और वहां जाकर बताएं कि भाई हमारी ये तहरीक है और इसमें आप हमारा साथ दीजिए? हुर्रियत का सीधा स्टैंड है कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट चाहते हैं और इस कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, और उसको मानते ही नहीं है। उनका स्टैंड वो सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर जो है भारत का अंग नहीं है और लोगों को इसका इख्तियार है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, कभी कभी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं हमारे देश के लीडरों को कहना चाहिए आ जाओ पाकिस्तान, सबसे पहले आप वो काम करो जो रेजोल्यूशन के अंदर शर्तें रखी गई हैं, उसके बाद बात हो जाएगी। आज अगर 70% कश्मीरी आवाम भारत की पार्टियों को वोट दे रहे हैं, जो यहाँ की कश्मीरी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, बीजेपी को भी वोट दिया है उन्होंने, कांग्रेस को भी वोट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी दिया है, ठीक है, पीडीपी को भी दिया है, ठीक है। तो अगर जब वो 70% 80% वोट दे रहे हैं तो उनकी बात को हम ज्यादा मानेंगे या चंद लोग जो अलैदगी पसंद हैं? ठीक है, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग लीडर भी हैं, प्रेम गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मीमंजन साहब यही रोकना पड़ेगा, मुझे बड़ा लंबा हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, आज पार्लियामेंट्री की जो होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा है कि समिति सरकार से जानना चाहती है कि सरकार ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में आईएसआई के अफसरों को भारत क्यों बुलाया। यही सवाल मैं संपादक सामना की पूर्व संपादक सामना से पूछ रहा हूं। आईएसआई से दोस्ती, आईएसआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना, ये कैसे संभव हुआ इस देश के अंदर, ये बताइए आप एक तरफ कह रहे हैं कि जैसे मोहम्मद आईएसआई के मदद से अटैक कर रही है और दूसरी तरफ उसी एजेंसी को आप जांच के लिए बुला रहे, क्यों? ये भी दोहरा रवैया है। सबसे पहले नहीं, ठीक है, आपका इसका जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले मीम अफजल जी को, जो कह रहे हैं कांग्रेस की नीतियां ही इस देश में उसका एक्सटेंशन चल रहा है, तो कम से कम शर्म शेख में जिस तरह से जाकर प्रधानमंत्री जी ने शर्मनाक बयान दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उस तरह का ब्लेंडर कम से कम आप जो है एनडीए की सरकार में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप हो गया ना सर, हुर्रियत के नेताओं को लेकर हो गया का सर लेकर ब्लेंडर ही है, और एक इंटरव्यू पहले कहने लगे ज्यादा बड़ा ब्लेंडर है या शर्मल शेख का बयान, आपका जवाब देता हूँ। शर्मल शेख को बयान था, यहाँ तो फिजिकली आपने ऐसे वालों को बुला लिया पठानकोट एयरबेस में, फिजिकली बुला लिया। जिन लोगों से आप कॉम्बेट कर रहे थे, शर्मल शेख का उदाहरण देके उन लोगों को फिजिकली इस देश की धरती पर बुलाया, रेड कारपेट दिया। दीपक जी जवाब भी तो सुन लीजिए, दीपक जी जवाब तो सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, जब 2008 में 26/11 हुआ तो आज जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तत्कालीन विदेश मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से, उनसे फोन करके कहा कि आप सुलझा पासा को, जो आईएसआई के तत्कालीन डायरेक्टर थे, उनको कृपा करके आप इन्वेस्टिगेशन में जांच के लिए भेजें। उन्होंने हामी भी भरी, पर बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ही लचर हुए, उन्होंने इस हामी से इंकार कर दिया, नहीं भेजा। पहली बार पाकिस्तान इतने दबाव में आया कि पठानकोट के लिए उसने जेआईटी गठित की। जेआईटी में एक आईएसआई के अधिकारी को, चूंकि आईएसआई का वहां का जो स्ट्रक्चर है वो एक आतंकवादी एजेंसी निश्चित तौर पर है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में जेआईसी में भेजा गया और उसको एक
लिमिटेड जो है उसको जगहों पर स्थान दिखाया गया और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो हमारी एजेंसी को वो भी अपने देश में जांच के लिए बुलाएं। वाह, गलत क्या है? वाह प्रेम जी, ISI को मुझे जल्दी से अरुण जोशी जी का कमेंट लेना है। बुलाया गया प्रेम जी, जब प्रणब मुखर्जी जी सुषमा जी जब नेता विपक्ष थी, वो क्या था? प्रेम जी जब सुषमा जी नेता विपक्ष थी तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें एक सर के बदले 10 सर चाहिए। तो मुझे तो पिछले 2 साल में कोई सर दिखे नहीं, बल्कि आपने जिन्होंने हमारे सर काटे, हमारे सैनिकों के सर काटे, आपने उनको ज्यादा देके बुला लिया। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरा। 2014 में लगा कि शायद 2014 में हमें लगा कि शायद अब भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर बदलेगी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बीएसएफ को गोलियां चलाने के लिए भी 10 जनपद से अनुमति मांगनी पड़ती थी। तो सर आप उससे क्या फर्क पड़ा? आज एलओसी 2014 के बाद आपके एलओसी पर फायरिंग बढ़ गई है। आपके साथ उधमपुर हो चुका है, हमारे साथ पठानकोट हो चुका है, हमारे साथ पठानकोट हो चुका है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब आपसे थोड़ा सोचने और विचारने को बोलता हूँ कि अगर आप सामना के संपादक होते, आप शिवसेना में होते, तो ISI के पठानकोट आने पर थोड़ा फ्रेम में दिखाइए ना प्रेम शुक्ला जी को और सबको दिखाइए क्या संपादकीय लिखते। मुझे उस असली आग उगलने वाली कलम का कमेंट चाहिए ब्रेक के बाद। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब हुर्रियत की एंट्री क्यों, इसी पर हमारी बड़ी बहस चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण जोशी और राहुल जलाली हैं, अमित रैना है, मेंबर है रूट्स इन कश्मीर के, मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन और प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मौजूद है। अरुण जोशी जी, आपको क्या लगता है सरकार ने यू टर्न क्यों किया? क्या सरकार को शुरुआती दिनों में ये तकनीकी दिक्कतें पता नहीं थी कि अगर हुर्रियत को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए तो शायद इन टॉक्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी? अब चूंकि ये बात समझ आ रही है सरकार को, इसलिए वो ये यू टर्न ले रही है। अरुण, मेरे को नहीं लगता ये यू टर्न ले रही हैं। और सवाल यह है कि बीजेपी की विदेश नीति में बदलाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की जो नीति है उस पर कोई बदलाव नहीं है। अगर हमें याद हो 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था, उसके बाद दोनों सेनाएं पाकिस्तान की और भारत की एक दूसरे के सामने खड़ी थी और लगता था कि जंग आज हुई कि कल हुई। लेकिन उसके बाद 2003 अप्रैल में हमने वाजपेयी जी को श्रीनगर से सुना पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, तो हम ये सोच रहे थे कि क्या ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जंग की बात की थी। तो बात यह है कि पोस्टिंग होती रहती है, पोस्टिंग बदलती रहती है, लेकिन राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसे बांग्लादेश को पोस्टिंग कहा जाएगा, नीति में बदलाव नहीं कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रियलिस्टिक बात सोचनी चाहिए कि हुर्रियत वाले लोग हैं कौन। सईद अली शाह गिलानी आपके 1990 तक ये विधायक थे और हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के ये विधायक बने थे। आप मीरवाइज उमर फारूक कौन है? मीरवाइज उमर फारूक के वालिद के जमाने में उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 2004 में जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो वाजपेयी जी का जमाना था, और उसके बाद 2006 में जो बातचीत हुई 2005 और 2006, तो वो मनमोहन सिंह जी का जमाना था। तो सवाल ये है कि आपने एक फील्ड खुला छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए कि शरारत कीजिए आप और इनकरेज करते जाइए जो भी एलिमेंट्स है। तो आपने जब उनसे कोई एंगेजमेंट नहीं करी किसी प्रकार की भी, मैं मानता हूं कि उनकी अपनी एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन एक जो बिंदु पर जिस पर बात होनी चाहिए थी कि वो क्या चाहते हैं, जो वाजपेयी जी के जमाने में शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ाने की जरूरत थी, वो हुआ नहीं। उसके बाद आपने हाई कमिश्नर अब्दुल बासित जो हैं वो रोज फोन पे उनसे बात करते हैं, रोज उनसे यूनिटी की बात करते हैं। यूनिटी तो वो करवा नहीं पाए, उनसे एक क्या वो उनका पक्ष लेंगे और क्या आगे उसको रखेंगे। ये तो हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि एक कॉन्सेंसस से कश्मीर पर नीति बनाए और विदेश नीति को उसी तरह से रिफ्लेक्ट करें। मैं नहीं समझता हूं किसी विदेश के हाई कमिश्नर से मिलने से कोई स्थिति में कोई परिवर्तन आता है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि सेपरेटिस्ट जो हैं जिन्हें हम अलगाववादी कहते हैं वो
अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी चाहते हैं, उनको भी कोई चैनल चाहिए। चलिए, मैंने आपकी बात मानी, आपका तर्क माना, लेकिन मुझे ये बताइए, फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 बार क्या सिर्फ पोस्चरिंग के लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी, सिर्फ एक पोस्चरिंग देने के लिए? क्योंकि हुर्रियत के नेताओं से बातचीत तो तब से चल रही है मेरी बात ये है कि भारत और पाकिस्तान की पीस प्रोसेस है कि आपको उनकी अगर नीति होती तो ये जब 26 मई को उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था पाकिस्तान के, तब भी तो बुलाया था एक बातचीत का सिलसिला शुरू करने को। फिर उसके बाद उनका क्या ख्याल आया वो जानते हैं। वो मैं समझता हूं कि नीति अगर वो बदलते रहेंगे, अगर इसको आप नीति कहें, तो मेरे को लगता है कि हम पूरे हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। हम सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 3 साल के लिए और प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके बाद चुनाव में जाएंगे, उनसे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर हम देश की पूरी विदेश नीति पे एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि क्या भारत के हित में है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं अरुण जी, मैं कोई काला निशान भारत के विदेश नीति पर नहीं लगा रहा हूं। मैं तो आम जनता के लिए समझना चाहता हूं कि भैया पहले हुर्रियत से बातचीत क्यों रोकी थी सरकार ने, और ये कहा था कि पाकिस्तान चाहे या तो भारत से बात कर ले या फिर हुर्रियत से बात कर ले, और अब उनको क्या परिवर्तन हो गया? आपको लगता है ये सिर्फ पोस्चरिंग थी, पर आपको नहीं लगता कि ये स्टैंड बहुत ज्यादा कड़ा था? यही सवाल मैं राहुल जलाली के पास ले जाऊंगा। राहुल, आपको नहीं लगता कि सरकार का ये स्टैंड कुछ बहुत ही ज्यादा कड़ा था, जब उन्होंने कहा था, जब 25 अगस्त 2015 को सुषमा स्वराज ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि या तो भारत से बात कर ले या हुर्रियत से बात कर ले पाकिस्तान? मुझे लगता है कि एक पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति जो है खासकर हुर्रियत की तरफ, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे आपने कहा दीपक के पहले इन्होंने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान, खासकर अब्दुल बासित साहब, हुर्रियत से बातचीत करे तो पाकिस्तान भारत का डायलॉग आगे नहीं बढ़ेगा। पर अब ये महसूस हुआ है प्रधानमंत्री मोदी को कि अगर पाकिस्तान से डायलॉग करना है तो हुर्रियत के साथ भी एक रास्ता खोलना पड़ेगा। और इसके संकेत हमें बहुत पहले मिल गए थे, जब प्रधानमंत्री मोदी लाहौर गए और लाहौर की राजनीति करने। उसके बाद आप देखिए हुर्रियत की मीटिंग हुई दोबारा पाकिस्तान हाई कमिश्नर के साथ, पर इस बार भारत ने उस पर इतनी कड़ी आपत्ति नहीं रखी जो पहले रखी थी, तो बदलाव वहां से शुरू हुआ। फिर अभी कोई 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे उधमपुर, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया और वहां उन्होंने एक बात साफ रखी कि अब मेरी जो नीति रहेगी कश्मीर की तरफ, उसमें इंसानियत, कश्मीरियत और बाकी जो तीसरी बात थी वाजपेयी जी की, ये तीनों रहेगा। और ये वापस मोदी जी वाजपेयी जी का जो स्लोगन था उस पे वापस चले गए। तो अब हुर्रियत के लिए बातचीत के मोदी जी ने ये दरवाजे खोल दिए। वो दरवाजे इसलिए खुले हैं क्योंकि उन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत चलानी है, जो चल रही है, देखिए कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि फॉरेन सेक्रेटरीज बातचीत करें आपस में, बिल्कुल, और वो फॉरेन सेक्रेटरीज ने बातचीत कर ली। तो इसीलिए मुझे लगता है अब ये एक अंदाजा हुआ है, महसूस ये बहुत हुआ है भारत में, खासकर प्रधानमंत्री के दफ्तर और उनके सलाहकारों में, कि अगर पाकिस्तान से बातचीत करनी है तो हुर्रियत से भी एक रास्ता खोलना पड़ेगा। हुर्रियत से रास्ता उन्होंने खोला, लेकिन मैं ये सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहूंगा। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, नीति बदली है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको शाम को मालूम पड़ता कि अगले दिन सुबह पठानकोट में ISI का अफसर आने वाला है, तो आपके सामना अखबार के अंदर जिसके आप संपादक थे, शीर्षक क्या होता? देखिए, मुंबई का जो मौसम है वो एक रस रहता है। मातोश्री, शिवसेना भवन और सामना का मौसम जो है वो 12 महीना एक ही तरह का रहता है। लेकिन दिल्ली के मौसम में बहुत परिवर्तन है।
वहां गर्मी के मौसम में सर्दी के कपड़े और सर्दी के मौसम में गर्मी के कपड़े नहीं पहने जाते। मतलब प्रेम शुक्ला जी दिल्ली आके कपड़े बदलना सीख गए। विचार जो है वो हमेशा वो तो नहीं, वो शेख अब्दुल्ला से लेकर, वो तो शेख अब्दुल्ला को भी स्वीकारते थे। शिवसेना प्रमुख तो शेख अब्दुल्ला से भी वार्ता के लिए इंकार करते थे। लेकिन जब मनोहर जोशी जी ने फारूक अब्दुल्ला को अपने 70वें वर्ष दिवस में बुलाया तो उनके साथ सादर मिले वो। तो ये शिवसेना और सामना के दौरान के शीर्षक जो है, उन शीर्षकों को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में उसके साथ सामने स्थापित करना ये ठीक नहीं है। चलिए, मानी मैंने आपकी बात, लेकिन अब मेरा बड़ा सीधा और सीरियस सवाल है, वो ये है कि आपने माना कि हुर्रियत के नेता भारत के सिटीजन हैं, और वाकई भारत के सिटीजन है, भले से वो ना मानते हो, ये कहते हैं कि हम भारतीय नहीं है, ठीक है। अगर वो भारतीय सिटीजन है तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात कर लेंगे और फिर जो बातचीत होगी वो थर्ड पार्टी हो जाएगी? अरे भाई, वो तो भारत के सिटीजन है, उनको तो भारत की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, हमारी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, प्रेम शुक्ला जी की भावनाओं। फिर आप उसको थर्ड पार्टी बातचीत क्यों कह रहे हैं? ये तो गलत टर्म हुई ना, या आपने सोचा नहीं, आफ्टर थॉट था? नहीं, देखिए ऐसा है कि नहीं, ये बहुत स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीति इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के सिद्धांत पर है। तो जमहूरियत में कहीं मुझे नहीं लगता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो जमहूरियत वाली ताकतों का रिप्रेजेंटेशन तो कर नहीं रही है। और यदि पाकिस्तान किसी भी वार्ता के पहले हुर्रियत को ही वार्ता के लिए सबसे पहले बुलाएगा तो ये जो है उसको सर्टिफाई करने जैसा होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साफ तौर पर इस बिंदु का विरोध किया कि आप हर बार वार्ता के पहले अच्छा, मुझे बताइए कि हुर्रियत के अंदर इंसानियत, पहले हुर्रियत की बात करेगी, क्या है? ये औपचारिकता हमें अस्वीकार है। चलिए, माना मेरी बात क्या, मुझे ये बताइए कि इंसानियत, जमहूरियत का मतलब है कि जमहूरियत उनके साथ, उन तीनों में क्या है हुर्रियत के पास? आपने कहा जमहूरियत तो है नहीं, तो वो चली गई, जमहूरियत वाली ताकतों के साथ वो है नहीं, क्या उनमें इंसानियत है? जो लोग आतंकवादियों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हो, जो लोग कश्मीर के अलगाव की बात करते हैं, क्या उनमें इंसानियत और कश्मीरियत दोनों हैं? क्योंकि ये तो कई सदियों से कश्मीर भारत का अंग है, क्योंकि लोग कहते थे कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है भारत में तो कश्मीर में है। कितने सालों पहले लिखा गया? तो मुझे बताइए कि आप क्या मानते हैं, उनमें इंसानियत है, कश्मीरियत है, जमहूरियत है, क्या है? कश्मीर को नरक बनाने में या किसी विचारधारा का सबसे बड़ा योगदान है तो हुर्रियत की विचारधारा का है। तो इंसानियत, तो मुझे बताइए ना, मोदी जी की स्कीम में कहीं फिट नहीं होते वो, ना उनमें इंसानियत है, ना कश्मीरियत है, ना जमहूरियत है। में औपचारिक रूप से जा सकते हैं वो, इसीलिए तो उन पर विरोध है ना। इसीलिए जब अब्दुल बाशिद जो हैं उनको वार्ता के पहले निमंत्रित करते हैं तो विरोध होता है, क्योंकि वो इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। प्रेम जी, लेकिन भारत के पिछले साल 2015 में जब एनएसए लेवल टॉक्स हो रहे थे, तो भारत सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि अगर हुर्रियत के लीडर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मिलते हैं तो हम कॉल ऑफ कर देंगे। तो भारत की सरकार ने क्या किया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो आएंगे ही नहीं। तो पाकिस्तान ने उल्टा रवैया ले लिया, बोला आपने उनको बुलाया नहीं, हम कॉल स्टॉक ऑफ कर लेते। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वाजपेयी जी के दिनों से आज तक क्या बदला है कि हमारा पाकिस्तान की तरफ टॉक्स का रवैया बदल गया है? पार्लियामेंट अटैक, कारगिल, पंजाब, कश्मीर, हाँ, लिस्ट अनगिनत है, उधमपुर, सांबा, पठानकोट, उधमपुर। तो ऐसा क्या बदल, एलओसी पे फायरिंग शायद एनडीए के टाइम ज्यादा हुई है जी। तो ऐसा क्या बदल गया हमारी पाकिस्तान के साथ कि हम आज उनसे बात करने को तैयार हैं और उस बातचीत में हुर्रियत को लाने को भी तैयार हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं तो अमित हुआ होगा। मुझे ब्रेक के बाद में इस बहस की शुरुआत मीम अफजल जी से करूंगा, क्योंकि काफी देर से वो सबको सुन रहे हैं, हमको मीम अफजल जी से शुरुआत करनी होगी।
तो हम बात कर रहे हैं कि अलगाववादियों की पाकिस्तान से बातचीत को हरी झंडी क्यों, क्या ये सरकार का यू टर्न है? और हमारे साथ इस बहस में प्रेम शुक्ला जी भी हैं, मीम अफजल साहब भी हैं। मैं सीधे कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब की तरफ चलता हूं। मीम अफजल साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपने प्रेम शुक्ला जी को सुना, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि इनका मन बदला है या दिल बदला है? अफसोस संपर्क हमारा चला गया है। अमित, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये पीडीपी बीजेपी गठबंधन की मजबूरी है या इसके पीछे एक लार्जर इंटरनेशनल दबाव भी है सरकार के ऊपर? देखिए, इसमें पीडीपी गठबंधन की मजबूरी तो रही होगी, क्योंकि पीडीपी और हुर्रियत के संबंध काफी सालों से रहे हैं। और जहां तक मुफ्ती जी की बात थी या महबूबा जी की बात है, महबूबा जी तो एनीवे सीन मोर सेपरेटिस्ट देन मुफ्ती जी। और जहां तक ये मैं एक समझना चाहूंगा कि अगर हमारी विदेश नीति हर 2 साल में बदलती है, हर एक नए प्रधानमंत्री के आने पे बदलती है, तो हम पिछले 65 साल से हमने क्या सीखा है? बिकॉज हमें लगता है हम हर बार देखते हैं कि नया प्रधानमंत्री आता है और एक नई नीति बनती है और वो कुछ सालों तक चलती है, फिर बदली जाती है। तो हमारी कोई लर्निंग कर्व रही है इतने 65 सालों में से जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? सरकार आई, मोदी जी का बयान है कि उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो गोली की भाषा समझते हैं। तो आज उन्होंने कौन से आपको फूल दे दिए कि आप उनसे बात करने को तैयार हैं? बिल्कुल, आपने कौन से फूल दे दिए, ये सवाल प्रेम शुक्ला जी के पास लेके जाऊंगा। लेकिन मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार का मन बदला है या उनका दिल बदला है या फिर मजबूरी में बदले हैं? देखिए, तो सिर्फ मजबूरी ही मैं कहूंगा, वरना दिल तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है, उसका सबसे एक अहम पिलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो है, वो पाकिस्तान की मुखालिफत और कश्मीर के इशू पर जो कुछ भी वो कहते थे वो है। आज सरकार में आने के बाद उनको कहते हैं ना कि पावर की एथिक बिल्कुल अलग होती है। मैं यहाँ सिर्फ 2 बात बड़ी खास तौर पे कहना चाहता हूँ। मोदी जी जज्बाती आदमी हैं और जज्बात से डिप्लोमेसी नहीं चला करती है। डिप्लोमेसी के अंदर जज्बात नहीं चलते हैं, बहुत सोच समझ करके अपने पत्ते जो हैं वो खोलने पड़ते हैं और अपनी बिसात को उस हिसाब से चलना पड़ता है। गलती हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं मोदी जी की 2 बड़ी गलतियां हैं। एक गलती उनकी यह है कि जैसे ही वो पावर में आए, अपने मिजाज, अपनी पुराने प्रोपेगेंडा सबको छोड़ करके उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने यहां न्योता दिया और अपनी जो शपथ लेने वाली तकरीब थी उसके अंदर उनको बुलावा दिया। जाहिर है कि वो एक ऐसी चीज थी जिस पर लोग जो हैं बड़े हैरान हो गए थे और मोदी जी समझते थे कि वो इस तरह का कोई गिमिक करेंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी गलती उन्होंने की जब वो नवाज शरीफ के यहाँ शादी में अचानक पहुंच गए। ये 2 गलतियां उन्होंने जज्बाती तौर पर की थी और उसके पीछे जो उनका मकसद खासतौर पर नजर आता है, जो मोदी जी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हमेशा रही है कि वो हर चीज में हा हुल्ला और पब्लिसिटी बहुत करते हैं और चाहते हैं कि वो, और इसी तरह से वो हमेशा पाकिस्तान के इशू को लेकर, मैंने देखा कुछ चैनल जो उनके जरा थोड़े करीबी समझे जाते हैं, वो मोदी जी के हर कदम को, चाहे वो गलत हो, इस अंदाज से उसकी परस्तिश करते हैं जैसे पाकिस्तान का सर। अभी चाइना के मामले में देखिए आप क्या हुआ कि एक शख्स को आपने कह दिया कि हम वीजा दे रहे हैं, जबकि वो आतंकवादी घोषित है। मुझसे एक बहस में पूछा गया, मैंने कहा मोदी जी का अगर स्टैंड ये है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो उनको वीजा नहीं देना चाहिए या भारत को कह देना चाहिए कि हम उसे आतंकवादी नहीं मानते, फिर मैं समझता हूं कोई गलती नहीं की। देखिए, डिप्लोमेसी में हमेशा अपोजिशन नहीं चलती है। जब फॉरेन पॉलिसी पर आते हैं तो कम से कम मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं हर चीज को बहुत गौर से, मैं गैर मुनासिब क्रिटिसिज्म ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन गैर मुनासिब क्रिटिसिज्म ठीक नहीं, मानिए आपकी बात क्या की है, जज्बाती तौर पर उसका काफी नुकसान उनको हुआ है। नुकसान हुआ, क्या आपको लगता है कि इस फ्लिप फ्लॉप से जो कुछ देश का नुकसान हुआ? प्रेम शुक्ला जी, आपको नहीं लगता? 2 साल चले गए, वरना अगर हुर्रियत के बातचीत से कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी तो ये इंशाल्लाह पहले ही हो जाता, 2 साल पहले हो जाता। क्या दिक्कत थी? बातचीत कहीं तो बढ़ के आगे जाती। या तो एक स्टैंड ले लेते नहीं करनी, या एक स्टैंड ले लेते कर लेते हैं, बीच में तो नहीं जुलते ना सर। हुर्रियत नहीं, कोई यूटर्न नहीं। हुर्रियत को किसी प्रकार का अधिकृत तौर पर उससे वार्ता की जाए, इस तरह की कोई एनओसी नहीं दिया है। कृपया इस तरह इसको ट्रांसक्राइब न किया जाए, एक चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद पर हमारी जो उनके बारे में जो
हमारी सोच है, जिस तरह हमको परेशान प्रायोजित किया जा रहा है आतंकवाद सीमा के उस पार से, उस पर हम पहले वार्ता करना चाहेंगे। भी बीच में भी जो दिल्ली में वार्ता हुई विदेश सचिवों की, उसमें भी हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को प्राथमिकता दिए जाने का प्रयास हुआ, लेकिन भारत जो है वो पहले आतंकवाद पर जो है पाकिस्तान से वार्ता करना चाहता है, और आतंकवाद को प्रायोजन करना आप बंद करें, उसके बाद ही हम किसी अन्य विषय पर जो है बात करें। कश्मीर पे हमारा बहुत साफ स्टैंड है, हम द्विपक्षीय वार्ता चाहते हैं, इसमें जो है पाकिस्तान के साथ हमारे वार्ता करने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन यदि आप अलगाववाद को वहां से प्रायोजित करेंगे और अलगाववादियों से बात करना आपकी पहली शर्त होगी, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया। नवाज शरीफ जी जब पहली बार आए भी, तो आपको ध्यान होगा शपथ ग्रहण समारोह के समय उन्होंने हुर्रियत के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। तो हुर्रियत के लोगों से बातचीत करना कोई प्री कंडीशन नहीं है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया प्रेम जी, आपको कैसे पता चलेगा हुर्रियत क्या बात करने वाली पाकिस्तान से? विदेश सचिव थर्मामीटर लाएंगे आपको, क्या वो पहले एजेंडा भेजने वाले हैं? पहले हुर्रियत से बात की जाती थी। आप हुर्रियत कोई पक्ष नहीं है, हुर्रियत को कोई मान्यता नहीं है। अरे पक्ष के, चलिए मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करता, हो सकता है कि इस बहस को आगे हम फिर कहीं और ले जाएं, लेकिन मेरी यह बात अभी भी समझ से परे है कि अगर दो बार हुर्रियत के नेताओं को लेकर बातचीत रद्द हो सकती है कि पाकिस्तान या तो हुर्रियत से बात करे या हमसे बात करे, तो फिर अब रुख में ये बदलाव क्यों? इस बात पर हमारी बातचीत और बहस लगातार चलती रहेगी। तमाम मुद्दों पर, तमाम खबरों पर हमारी तीखी नजर होगी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश।